ठीक, तो अभी तक से जो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि लास्ट का लेक्चर क्या रिकॉर्ड हुआ था, हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ये पढ़ा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं ना। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो, अगर एडमिशन होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने पढ़ लिया था केस वन। अच्छा, केस वन में होता क्या था, समझ रहे हो? केस वन में क्या होता था? केस वन में होता ये था कि सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती थी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी होती थी? पहला इन्फॉर्मेशन ये दिया होता था कि ओल्ड रेशियो बता देता था कि भैया जो भी पार्टनर हैं, ए है, बी है, ए बी और सी है, ओल्ड रेशियो उनका क्या है, या ए है, बी है, ओल्ड रेशियो क्या है, एक्स वाई जेड है, ओल्ड रेशियो क्या है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दे दी गई होती थी वो ये दे दी गई होती थी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, उसका शेयर दे दिया गया होता था, है ना। कल के लेक्चर में आपने देखा होगा कि उसका शेयर दे दिया गया होता था। इस दो चीज़ों के अलावा, दो इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन वी विल से दैट दिस इज द केस वन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस केसेस। अलग अलग केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूँ और सारे एक ऐसा करते हैं ना, एक ही क्वेश्चन उठाते हैं और उस एक अकेले क्वेश्चन से सारे केसेस पढ़ लेते हैं। उससे हमको अलग अलग क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं पॉज कर देता हूँ और सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5 और 3 के रेशियो में ए और बी क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं। आगे क्या कहता है कि दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने सी को कितने के लिए किया है? 1/4 के लिए। लेकिन यहाँ पे आगे देखना, आगे ट्विस्ट है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। इफ सी गेट्स हिज शेयर। अच्छा, मैं ये बता दूं, मैंने अपने से क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये टी.एस. ग्रेवाल्स का क्वेश्चन है। टी.एस. ग्रेवाल्स का क्वेश्चन है, तो ये आगे मत सोचना कि सर ने अपने से बना दिया उल्टा सीधा, ठीक है। इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। पहला बोलता है कि सी को जितना भी चाहिए, कितना चाहिए? 1/4 चाहिए। सी को जितना भी चाहिए वो आधा आधा ले लेता है, किससे? ए और बी से। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे लिख दिया है कि सी गेट करेगा, गेट मतलब पाएगा, गेन करेगा, किससे? फ्रॉम ए एंड बी। तो ए एंड बी क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे इक्वली। क्या यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है? नहीं है ना। क्यों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1 इक्वल। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे सीधे कह रहा है कि सी गेट्स, सी गेन करेगा हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। फ्रॉम ए एंड बी यानी कि देगा कौन? सेक्रीफाइस ए एंड बी करेंगे, किस में? इक्वल रेशियो में। गेनिंग रेशियो इक्वल हो 1:1। दूसरा केस कहता है इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी को चाहिए कितना? 1/4 चाहिए। ये 1/4 सी 5:3 में ले ले, किससे? ए एंड बी से। ए से 5 ले ले और सी से बी से 3 ले ले। तो ये नया, ये जो रेशियो है, ये कौन सा रेशियो होगा फिर? 5:3 कौन सा रेशियो होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितने में से? 5:3 में से। आगे कहता है इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए अलोन। अगर सी ने अकेले ए से पूरा रेशियो ले लिया 1/4, तो भैया ए तो सेक्रीफाइस करेगा और गेन कौन करेगा? सी। एस किसमें? थर्ड में क्या नहीं बताया भैया? कितना लेगा? जितना इसका शेयर है उतना ही लेगा। 1/4 है ना, तो 1/4 ही तो लेगा,
ठीक है। और केस 4 कहता है, अच्छा केस 4 में ना उल्टा कर देता है, बताता हूँ। केस 4 एक्चुअली में इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने पढ़ लिया था तभी बता लिया था कि इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए से अगर 5/40 ले ले, बी से 3/40 ले ले, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8/40। 8/40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आएगा ना। इसका मतलब कि ये यहाँ से रिलेटेड है कि नहीं है? नहीं है। ये क्वेश्चन अलग केस का दिया हुआ है, बट इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि केसेस का मतलब होता है अलग अलग कंडीशंस। तो इस क्वेश्चंस में हम उसको पुट करके देखते हैं। केस 1 करते हैं। देखो, जब भी तुम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अरे मैं कैसे घूमूं यार, हाँ, ये हम देखो सॉल्व कैसे करते हैं। पहला केस, केस 1, पहले ये बताओ कि ओल्ड रेशियो जो था ए और बी का वो कितना था? 5:3। सी एडमिट हुआ है, देखो लिखा भी ऐसे ही जाएगा, सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। अच्छा, ये कहता है कि मैं 1/4 रेशियो लूंगा, लेकिन किससे लूंगा? ए और बी से लूंगा। कैसे लूंगा? इक्वल लूंगा, यानी कि 1/4 का 1/4 का आधा, 1/4 का आधा किससे ले लेगा? ए से ले लेगा। और 1/4 का आधा यानी कि 1/2 किससे ले लेगा? बी से ले लेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सबसे पहले, अच्छा, हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मिल गया कि ए और बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? इक्वल है, 1:1 है। लेकिन एक्चुअली में सेक्रीफाइस कर कितना रहे हैं? अमाउंट क्या है सेक्रीफाइसिंग का? अमाउंट निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले सेक्रीफाइस बाई ए एंड बी। ए और बी के द्वारा सेक्रीफाइस किया कितना जा रहा है? तो देखो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 का आधा। भाई जितना सी ले रहा है उसी का ना, तो 1/4 का आधा, 1/4 का आधा। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 का आधा, यानी कि 1/8 ये दे रहा है, 1/8 ये दे रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सेक्रीफाइस है, अमाउंट, एक्चुअली में ये अमाउंट है। और ये क्या है? 1/2 1/2 ये क्या है? ये रेशियो है, रेशियो है। और हम निकाल रहे हैं अमाउंट। अमाउंट निकालने के बाद अब प्लस माइनस करेंगे। यहां पे अब निकाल रहे हैं न्यू रेशियो। देखो, न्यू रेशियो में पहले ए, फिर बी, फिर सी। ए का रेशियो कितना था? 5/8। इसने दे कितना दिया? 1/8 दे दिया। इसका कितना था? 3/8। इसने भी 1/8 दे दिया। तो इसके पास बचा कितना? 4/8 बचा। और इसके पास कितना बचा? 2/8। सी ने 1/8, देखो एक्चुअली में सी पाया है ना, 1/8 ए से पा लिया, 1/8 बी से पा लिया, 1/8 पाया है, 1/8 पाया, तो इसका कितना हो गया? 2/8। क्या 2/8 1/4 होता है या नहीं? हाँ या ना? तो इसका मतलब कि सी को जो चाहिए था वो मिल गया ना। यही तो न्यू रेशियो है, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर क्या है? डेनोमिनेटर सेम है। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? 4:2:2 ए बी और सी में। काट के छोटा करो, 2:1:1, यही होगा हमारा आंसर। अब आप कहोगे कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? तो बबुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दिया ही हुआ है, इक्वल 1:1 बिटवीन ए एंड बी। सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सी गेन कर रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैं हट गया हूं, लिख लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। देखो, केस 1 तो हो गया। केस 2 देखो, केस 2 में क्या कहता है? इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। फिर बोलता है कि अगर सी अपना शेयर पाए ए और बी से, तो सी गेन करने वाला हो गया, ए और बी क्या हो गया? सेक्रीफाइस करने वाले।
इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो ऑलरेडी यहाँ पे 5:3 ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं बता दिया तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत है? नहीं, रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमाउंट निकालने की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। इस क्वेश्चन को फिर से इसी में पुट करके देखो, हुआ क्या है। हुआ ये है 5 और 3 का रेशियो लेते थे ए और बी, सी आया, सी बोलता है कि मुझे 1/4 का रेशियो 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। लेकिन ये 1/4 ए से भी मांग रहा है, बी से भी मांग रहा है। इस बार आधा आधा नहीं मांग रहा, इस बार ए से बोल रहा है कि भाई तू क्या करना, ए से बोल रहा है कि भाई तू मुझे 5 दे दे, 5 of 8, 5 of 8, क्योंकि 5 और 3 क्या होते हैं, 8 होते हैं। ए से बोल रहा है कि 1/4 का 5/8 दे दे, और बी से बोल रहा है 3/8 दे दे। यही बात है ना, किसका, 1/4 का। तो अच्छा करना भी तो अब वही पड़ेगा। 1/4 का ए कितना दे देगा, 1/2 तो नहीं देगा। अब देखो सेम चीजें चल रही हैं। 1/4 का इसको कितना देना पड़ेगा, 5/8, और इसको देना पड़ेगा 3/8, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग यही है। तो अब देखो ये एक्चुअली में ना ये रेशियो है, और ये क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस बाई ए एंड बी, अमाउंट निकाल रहे हैं। कैसे, तो अब इसको निकालो, 832, 5 एकम 5, 32, 3, 832, 5/32 एंड 3/32। ये एक्चुअली में सेक्रीफाइस हुआ। ए के पास पहले से था 5/8, अब इस 5/8 में से अब यहां से सब कुछ चेंज हो जाता है। देखो इस 5/8 में से 5/32 तो दे रहा है ए, और ये 3/8 में से 3/32 दे रहा है। 5/32 इसको मिल रहा है, और 3/32 ए से मिल रहा है, बी से मिल रहा है। तो इसका कितना हो गया, 8/32। क्या 8/32 1/4 होता है या नहीं होता, होता है ना। तो सी को जितना मिलना था मिल गया ना। लेकिन जब ए ने दिया 5/8 का 5/32 तो दे दिया, तो वो तो कम हो गया। तो वो कितना आएगा इसका, 32 एलसीएम लेंगे, 8 832, 4 पंचे 20 माइनस 5, यह आ जाएगा 15/32, और इसका आ जाएगा 32, 8 पंचे 40, 8 832, 4 9 8 12 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 8 9 10 11 12, नहीं 9 10 11 12, 9/32। तो एक्चुअली में देखोगे क्या रेशियो आया है, रेशियो आ गया है न्यू रेशियो 15:9:32। सॉरी 32 नहीं 8, लास्ट वाले का तो 8 है ना, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम यही रेशियो मानेंगे, और इससे छोटा हो भी नहीं सकता। व्हाट इट और नॉट, समझ में आ गया, लिख लो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा। केस 2 तक तो हो गया सॉल्व। केस 2, केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए अलोन। तो भैया केस 3, अगर सी अकेला ए से ले लेता है तो समझो डायरेक्टली न्यू रेशियो निकल जाएगा। क्या डायरेक्टली न्यू रेशियो निकलेगा या नहीं, भाई डायरेक्टली निकल जाएगा। क्यों, देखो ए के पास 5/8 था, बी के पास 3/8 था, ठीक है। सी आया, सी बोलता है मुझे 1/4 चाहिए। क्या चाहिए, 1/4, ठीक है। ये 1/4 जब बात कर रहा था तो सी ने बोला कि ए भाई तुम दे दो, तो ए ने बोला अपनी तरफ से कि ठीक है तुझे पूरा का पूरा 1/4 शेयर मैं ही दे देता हूँ। बात समझ में आ रही है, ए ने अपनी तरफ से पूरा शेयर दे दिया, अकेला सेक्रीफाइस कर गया। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा,
कुछ नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं होगा। क्यों? रेशियो तो दो चीज़ों का बनता है ना, इसमें होगा अलोन सेक्रीफाइस बाई ए। बात समझ में आ गई? अलोन सेक्रीफाइस बाई ए, तो सीधा 1/4 ए ने क्या कर दिया, दे दिया, और ये 1/4 कहाँ आ गया, इसके पास आ गया। गॉट इट? इसमें कोई फर्क पड़ा? बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ए को फर्क पड़ा, और ये 1/4 यहाँ आ गया। यही चीज़ आई है ना यहाँ पे, और कोई चीज़ आई है नहीं ना। देखो क्या होता है, 8 5 माइनस 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 2/8। देखो अब रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है 2/8, 3/8, 1/4। बात समझ में आ रही है? 2/8, 3/8, 1/4। तो अभी तो तीनों के ये नहीं है ना इक्वल, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, तो 8 आ जाएगा। तो 2 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 है ना, यही आएगा ना, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। तो इनका जो न्यू रेशियो बनेगा ये बन जाएगा न्यू रेशियो 2:3:2, ये होगा न्यू रेशियो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका बराबर कर दिया गया। समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया? कहाँ दिक्कत आई बताओ? हाँ, शुरू से ही नहीं समझ में आया? अरे भैया, सी ने बोला कि ए भाई आप ही दे दो ना पूरा पूरा ए 1/4, तो ए ने अपने हिस्से में से 1/4 माइनस कर दिया, और ये 1/4 ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, सी को कर दिया। तो भैया जब 5/8 में से 1/4 माइनस होगा तो कितना आएगा, 2/8 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बी अपने जगह पे जो था वही था। अगर 1/5 क्या होता तो 1/5 क्या होता, तो 1/5 घटा देते। तो फिर यहाँ पे उसका रेशियो चेंज हो जाता ना, 3/8 वहाँ पे। अरे तो बिल्कुल रेशियो चेंज हो जाता। नया रेशियो का मतलब ही है ना कि पुराना टूटा नया रेशियो बना। पुराना रेशियो सी का बी का भले चेंज होता, लेकिन चेंज तो हो जाता। नया रेशियो बनने का मतलब क्या है? सर अच्छा 1/5 लेके करिए सर। 1/5 लेकर के क्यों करें ये बताओ? तो सर बी में कुछ अंतर आएगा? लिसन मेरी बात सुनो, सी आया कितने के लिए है? सी 1/4 के लिए आया ना, तो 1/4 ही तो मांगेगा। अगर सी 1/5 के लिए आया होता तो हम यहाँ पे 1/5 कर देते ना। चलो करके देखते हैं। हाँ क्या? हाँ यहाँ कैसे चेंज करेंगे? 8 कैसे आया? अरे भैया तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स सिखानी पड़ रही है मेरे को। हाँ बता देते हैं, रुको पहले शांत रहो। देखो ये क्या है, 2/8 ए का है, 3/8 बी का है, 1/4 सी का है, यही है। अच्छा तीनों की तो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। अब जब तीनों के डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो तीनों का डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम से हम एक पर्टिकुलर नंबर ले लेंगे, सबसे छोटा वाला। तो जब तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे ना तो 8 आएगा, देख लेना 8 आएगा, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि ये वाला कट जाए, तो 8 एकम 8 1 टाइम, और 1 × 2 = 2। अब फिर 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 आ जाए, 8 एकम 8 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 3 से करो तो 3। अब 4 बचिए ना यहाँ पे, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 आ जाए, तो 4 दूनी 8 2, और 2 गुणा 1 बराबर 2। ये आ गया न्यू रेशियो। क्यों? क्योंकि अब तीनों का क्या डिनोमिनेटर क्या है, बराबर हो गया, तो इसी को तो न्यू रेशियो कहेंगे। समझ में आई? अच्छा एक चीज़ और है, चलो अमित का क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया, लिख लो, ये आंसर हो गया है, लिख लो। फिर मैं अमित का केस बताता हूँ। देखो अमित का कहना है कि सर एक बात बताओ, अगर ये 1/4 शेयर में होता तो चलिए इसको 1/4 बना देते हैं, सॉरी 1/5 बना देते हैं।
अगर 1/5 में होता तो इसको 1/5 बना देते हैं। केस 3 कह रहा है इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए अलोन, अगर ए से अकेला पाए तो भैया ये तो फिर हट जाएगा ना, तो देखो फिर वही मामला हो जाएगा ना, मामला तो फिर वही हो जाएगा कि 5/8 था, 1/5 ले लेगा, 1/5 कौन ले लेगा, सी, डायरेक्ट माइनस, तो 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40, 5 हम 25 माइनस 5 अट्ठे 40, 8 कितना हो गया 8 25 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 17, 17/40, ये 3/8 है ही और ये 1/5। बात समझ में आ रही है? न्यू रेशियो क्या बना 17/40, 3/8, 1/5, तीनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। जब आप तीनों का डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए एलसीएम निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 40 बेस्ट नंबर रहेगा, 40 बेस्ट नंबर रहेगा। तो 40 एकम 40, 40 एकम 40, 1 गुणा 17 बराबर 17, 8 पंचे 40, 5 गुणा 3 बराबर 15 और 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8। फिर नया रेशियो क्या बनेगा 17 15 और 8। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। केस 3, केस 4 देखते हैं। केस 4 में इसी 1/5 को रखो, केस 4 में यही 1/5 रहेगा। क्यों? समझो। कहता है केस 4 कहता है कि देखो इफ सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए 5/40। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये लिखा है, सुनो, क्या यहाँ पे ये लिखा है टीएच शेयर? टीएच शेयर तो नहीं लिखा ना, 5/40 शेयर ऐसा तो नहीं लिखा ना। यहाँ पे बस 5/40 लिख दिया है और यहाँ पे बस 3/40 लिख दिया है। या तो ऐसे लिख दे या तो ऐसे लिख दे 5/40 फ्रॉम ए, 3/40 फ्रॉम बी। यहां पे डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड का यूज कर रहा है, शेयर का यूज नहीं कर रहा। जब बाबू लोग या तो फ्रॉम ए फ्रॉम बी डायरेक्ट फ्रॉम वर्ड यूज करे तो हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट माइनस करना होता है। बात समझ में आ रही है? टीएच में क्या अंतर है? बताता हूँ टीएच का मतलब क्या होता है। देखो ये 5/3 लिखा है ना, 5:3, 5:3 लिखा है ना, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 5:3 में ले लेता तो 5:3 का मतलब क्या होता? क्या मैं ऐसा कह सकता था क्या 5/8 शेयर फ्रॉम ए, 3/8 शेयर फ्रॉम बी? ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा कह देता कि सी विल गेट, अच्छा सी कितना पाएगा ये नहीं बताता, ध्यान से सुनना, सी कितना पाएगा ये नहीं बताता, बस डायरेक्ट बोल देता कि सी विल गेट 5/8 शेयर फ्रॉम ए का 5/8, बी का 3/8 शेयर। तब हम पहले अमाउंट निकालते। अमाउंट कैसे निकालते जी? अमाउंट निकालते ए का, ये क्या निकालते? सेक्रीफाइस निकालते, सेक्रीफाइस निकालते। क्या निकालते? ए का शेयर कितना है 5/8, इसका 5/8, बी का शेयर कितना है 3/8, इसका 3/8। क्यों? क्योंकि कहा है कि अपने शेयर का, शेयर ऑफ ए के शेयर का, ए का शेयर कितना है 5/8 ही है ना, ए का शेयर 5/8 है, उसका 5/8, उसका 3/8, या फिर ऐसे कह देता 2/3, 1/3,
ऐसे कह देता, तब इसके आगे शेयर लिखा ना, इसका मतलब क्या है, बी के अपने शेयर का 1/3, तो बी का शेयर है 3/8, तो इसका 1/3, 5 का शेयर है 5/8, तो इसका 2/3। बात समझ में आ रही है? इतना निकालने के बाद ये तो क्या निकाल, ये सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, अमाउंट। इसके बाद जब न्यू रेशियो निकालते तब ए, बी और सी तीनों का निकालते। यहाँ पे तो सिर्फ ए और बी का निकाले ना। ए का कितना लिखते, ए का लिखते 5/8 माइनस इसका जितना आता, 5 दूनी 10, 8 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, 8 8 त्रिक 24, 10/24, 3/8 माइनस 3/24, और ये 10/24 प्लस हो जाता 3/24, 13/24 इसका आंसर आ जाता, और इसका अलग अलग आता तो वो आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये शेयर का मतलब क्या हुआ? शेयर का मतलब पहले आप सेक्रीफाइस निकालो गुणा करके, पहले सेक्रीफाइस निकालो गुणा करके, उसके बाद न्यू रेशियो निकालोगे, माइनस करोगे। लेकिन केस कहता है 5/40 फ्रॉम ए, 3/40 फ्रॉम बी। अगर टीएच शेयर नहीं लगाया है, शेयर नहीं लगाया मतलब कि फ्रॉम लिख दिया है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो निकलेगा, सॉरी डायरेक्ट न्यू रेशियो निकलेगा। कैसे? डायरेक्ट न्यू रेशियो निकलेगा। कैसे? ए का, बी का और सी का। देखो 5/8 और 3/8 तो इनका रेशियो था। अब जहाँ पे फ्रॉम लिख दिया है, शेयर नहीं लिखा है, फ्रॉम लिख दिया मतलब कि डायरेक्ट माइनस करना है, तो 5/40 इससे माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस होगा, और 3/40 इससे माइनस कर दो, तो भैया इसका कितना आ जाएगा, 40, तो 8 पंचे 40, 5 25 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 20/40, और ये कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 15 माइनस 3, तो 12/40, और इसका कितना आ जाएगा, इसको देखो कैसे आएगा, इसका कितना आएगा, ये 5/40 ए से पा रहा है, देखो पा रहा है ना 5/40 ए से, और 3/40 बी से, 3/40 बी से, तो ये कितना हो जाएगा 8/40। तो अब नया रेशियो क्या मिला है, न्यू रेशियो क्या मिला है, 20/40, 12/40 और 8/40, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो नया रेशियो क्या आएगा 20, 12 और 8, छोटा करो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 9 4 3 12, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो। समझ में आया या नहीं? अगर शेयर होगा तो पहले मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, देन हम न्यू रेशियो निकालेंगे। अगर डायरेक्ट फ्रॉम होगा तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? आपको ओल्ड रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपने निकाल ही लिया। नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्टली न्यू, ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। और आगे अब अगले केस पर चलते हैं। इट इज़ ऑल फॉर द केसेस। लिख लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला केस करते हैं, मतलब केस क्या, अब तो केसेस आपके ख़त्म हो गए हैं। क्वेश्चन वैसे भी आपके, देखो क्या है ना, चाहे आपके पास एस.सी. शर्मा की बुक हो, चाहे डी.के. गोयल की बुक हो, चाहे टी.एस. ग्रवाल की बुक हो, चाहे एस.एस. सिद्दीकी और ए.एस. सिद्दीकी की बुक हो, किसी की भी बुक हो आपके पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए ढेर सारे इलस्ट्रेशंस, ढेर सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने इसको इतना डीपली समझाया है कि आप अच्छे से समझ सकते हैं, और इसके बाद आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशंस कीजिए देन क्वेश्चंस कीजिए, इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई बच्चे कई बार फंसते हैं। वेल, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अपना अलग टॉपिक क्या है? टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो इसका क्या करेंगे, मैं बात कर रहा हूं ना वैल्यूड गुडविल के ट्रीटमेंट का। वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या होता है? मैंने बोला था
ये उस टाइम की गुडविल है जिस समय एडमिशन हो रहा होता है। एक्यूमुलेटेड गुडविल क्या होता है? एक्यूमुलेटेड गुडविल का मतलब होता है पुराना गुडविल जो बांटा नहीं गया है। तो एक्यूमुलेटेड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दी जाती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अच्छा ये बताओ, जो नया पार्टनर, 1 मिनट रुकना, होल्ड करना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो एट द टाइम ऑफ द, देखो वैल्यूड गुडविल का मतलब क्या होता है? वैल्यूड गुडविल का मतलब होता है जो एट द सेम टाइम, उस टाइम पे जिस समय पे एडमिशन हो रहा है या जिस समय पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो रहा है, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया, उस समय पे जो गुडविल है वो वैल्यूड गुडविल होती है। एक्चुअली में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जब एक जब पार्टनर एडमिट होता है, समझो जब पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनर अपने साथ कुछ गुडविल भी लाएगा कि नहीं लाएगा? कैपिटल तो लाता ही है, गुडविल भी लाता है। तो अभी ना हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल एट द टाइम। गुडविल ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान की अपनी एक कोई गुडविल होती है। एकदम नया हो। अरे तो एकदम नया व्यक्ति की भी अपनी एक गुडविल होती है। एक बात बताते हैं, अगर तुमको इस एरिया में चोर घोषित कर दिया जाए और तुमको एक नए, अगर तुमको अपने जीवन, कहीं भी जाओ लोग तुमको तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारे मुंह पे तुमको चोर 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 कहते हैं। अब अगर तुम्हें अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसीलिए तुम जिंदगी भर चोर कहे जाओगे अगर तुम यही करोगे तो। अरे बेवकूफ़ कहीं का, तुमको समझ में नहीं आता कि इस जीवन से तुमको निकलना है तो तुम एरिया छोड़ोगे ना, ये एरिया ना छोड़ोगे। कहीं और चोरी करके सर। हाँ तो तुम जिंदगी भर फिर चोर ही कहलाओगे। जीवन में सिर्फ चोरी के अलावा तुम कुछ और सीख भी नहीं पाओगे। एक चीज़ याद रखना, आदत से बाज नहीं आओगे तो तुमको वक्त तब तक वही सबक सिखाता रहेगा जब तक या तो तुम सुधर ना जाओ या तो तुम मर ना जाओ। इंसान की आखिरी सांसों तक तुम्हें वक्त सिखाने की कोशिश करेगा, अनटिल एंड अनलेस तुम सीखते हो या नहीं सीखते तो वक्त की मार बहुत बुरी पड़ती है बाबू। अभी तुमको समझ में नहीं आता है, काहे? बाबूजी का पैसा दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग तो कमाते नहीं हो ना। 11-12 के बच्चे क्या कमाएंगे यार? पिताजी का जब तक पैसा है तब तक माँ बाप के सहारे जब तक आदमी जिंदा रहता है ना, तब तक लगता है कि हाँ सब कुछ है। अरे जाकर उनसे पूछो जिनके पास उनके माँ बाप ही नहीं है। लाइफ की जो हार्श रियलिटी है ना, उनको समझ में आती है। जब 2 वक्त की रोटी के लिए किसी होटल पे काम करना पड़ता है, उनको समझ में आता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर पे मेरा जो छोटा भाई है वो रोते रोते भूखे पेट सो जाएगा। चलो मैं तो सो लूँगा, लेकिन छोटा भाई है। तो अभी तुम्हें हो सकता है कि ये सारी चीज़ें मजाक लग रही हो, लेकिन मजाक नहीं है। और जिस समय तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ना कि वक्त कैसे सिखाता, हम जैसे टीचर है ना, स्कूल का टीचर हो गया, कोचिंग का टीचर हो गया, तुमको कैसे सिखाते हैं? प्यार से सिखाते हैं, समझाते हैं, मत करो, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वक्त ऐसे नहीं सिखाता, वक्त पहले मारता है फिर सिखाता है। तुमको अभी भी मजाक लग रहा है ना, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख करके मुझे लग, ठीक है, अच्छा है। और ये तुम्हारी हाँ यही बात है जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है कि तुम किस तरीके से बहस करते हो। खैर तुम्हारी अपनी मर्जी है। जिस दिन तुम्हारे पापा मुझसे पूछेंगे ना कि सर आपने क्या पढ़ा है और मेरे बेटे ने क्या पढ़ा, उस दिन मैं ये वीडियो दिखाऊंगा उनको कि आप देख लीजिए कि मैंने क्या पढ़ा है और आपके बेटे ने क्या पढ़ा है। और शर्म और हया इंसान के जीवन का गहना होती है और तुम्हें उसको संभाल के रखना चाहिए, समझे? शांति से पढ़ो। इसीलिए तुम्हारे एग्ज़ाम में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम। पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर तुम पैनिक हो, तुम्हारा पैनिक मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान होना, पैनिक हो जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, डिस्टर्ब हो जा रहे हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तब तो गए। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। और मैं एग्ज़ाम का मतलब ये मत समझना एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं भगवान से मैं एकदम दया करके हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, जब भी मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, डोंट बी कंपेयर्ड इट ऑलवेज विद द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स एग्ज़ाम नहीं होते, 11-12 एग्ज़ाम नहीं है। 11-12 बस एक रिजल्ट थमा देगा। एक्चुअल एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी का होगा, समझे? तुम्हारी शख्सियत का होगा, तुम्हारे संस्कारों का होगा, तुम्हारी शादी का होगा, तुम्हारे बच्चों का होगा।
तुम्हारे भविष्य का होगा। असल एग्ज़ाम वो है, ये टुच्चे से एग्ज़ाम में पास नहीं कर पा रहा, वो एग्ज़ाम पास करोगे। खैर चलो छोड़ो। देखो, गुडविल एक्चुअली में जब भी नया पार्टनर आएगा तो अपने गुडविल का पैसा लेकर के आएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों गुडविल तो लेकर के आता है? हर एक व्यक्ति का अपना एक गुडविल है। जैसे मान लो मुझे अगर इसी एरिया में मुझे चोर घोषित कर दिया जाए, जबकि मैंने चोरी करी हो या नहीं करी हो, अगर मैं उस नाम से, उस शब्द से आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऊपर उठना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? एरिया छोड़ूंगा, किसी नए देश में, किसी नए राज्य में, किसी नए जगह पर जाकर के बसूंगा। वहां पे मेरी गुडविल क्या होगी? इक्वल होगी। यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड इक्वल। बट एक अपराधी अपने एरिया में अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसकी गुडविल खराब हो चुकी होती है। और वही अपराधी दूसरे एरिया में चला जाए, दूसरे राज्य में चला जाए, और लोग उसे ना जाने कि ये अपराधी है, तो उसे इज्जत की नज़रों से देखा जाएगा। नेगेटिव गुडविल नहीं होती। फिर वो कोई भी चीज़, याद रखना है मेरी बात यार, कोई भी अगर गुडविल के मामले में नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिव चीज़ गुडविल कैसे हुई? मैं कहता हूँ कि तुम्हारी अच्छाई नेगेटिव में जा सकती है क्या? तुम अच्छे हो लेकिन नेगेटिव में अच्छे हो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं कह सकते। मतलब नेगेटिव में ही अच्छा। गुडविल, हाँ देखो, गुडविल में कमी आ सकती है, उसे हम ये क्या कहते हैं, क्या तो वर्ड है, गुडविल में कमी आ सकती है, गुडविल की वैल्यू में कमी आ सकती है। एमोर्टाइजेशन कहते हैं उसे, ठीक है, उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं। लेकिन वो नेगेटिव में क्यों जाएगा यार? चलो आगे देखो क्या कहते हैं, वैल्यूड गुडविल। अगर मैं बात करूं कि एक पार्टनर जब एडमिट होता है, व्हेन अ पार्टनर, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं इस चीज़ को, व्हेन अ पार्टनर admitted in a firm, he introduced, वो क्या क्या लाता है पहले ये समझो। एक चीज तो लाता है कैपिटल, अपने हिस्से का कैपिटल लाएगा, और एक चीज लाता है वैल्यू ऑफ गुडविल, एक चीज लाता है वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन कैपिटल पैसे में लाता है, कभी कभी गुडविल, देखो गुडविल क्या होता है, नॉर्मली गुडविल लाता है कैश में। भाई गुडविल लाएगा तो गुडविल का मतलब क्या है? इज्जत। लेकिन जो पुराने पार्टनर होते हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए, एक काम करो इज्जत रखो अपने पास, ये जो तुम इज्जत ला रहे हो ना, गुडविल ला रहे हो ना, उसका पैसा दे दो मुझे। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया, तो इस सेक्रीफाइस के बदले ओल्ड पार्टनर्स कुछ पैसा पाना चाहते हैं। वो पैसा इसके कैपिटल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कैपिटल का पैसा लाएगा वो अपने फर्म के लिए लाएगा। तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये लोग किसका पैसा मांगेंगे? इसकी वैल्यू ऑफ गुडविल का। तो ये अपना वैल्यू ऑफ गुडविल लाएगा समटाइम्स इन कैश, पैसे में ला देगा। मान लो कि ए बी पार्टनर है, सी आ रहा है, और सी को अपने गुडविल का शेयर लाना चाहिए 50,000 रुपये। तो अगर सी को गुडविल का शेयर 50,000 लाना है तो वो 50 का 50,000 रुपये कैश में ला देगा। गुडविल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल की नहीं। कैपिटल तो लाएगा ही, वो अलग मैटर है। सी कितना ला देगा? 50,000 रुपये पूरे के पूरे कैश में, या इन काइंड, या तो कुछ पैसा कैश में लाएगा गुडविल का, कुछ पैसा कैश में नहीं लाएगा। इन काइंड का मतलब होता है नॉट ब्रिंग ऑल मनी इन कैश। ये जो मनी की बात हो रही है, गुडविल के मनी की बात हो रही है, कैपिटल की बात नहीं हो रही। 50,000 लाना था गुडविल के नाम पर सी को, लेकिन उसने क्या किया? 30,000 गुडविल का लाया पैसा, और 20,000 गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। याद रखना, कैश में नहीं लाया। कैश में ना लाने का मतलब होता है आज नहीं तो कल लाएगा। बात समझ में आ गई? इसी के साथ एक और केस बनता है, इसे कहते हैं हिडन गुडविल का केस। हालांकि आपको कई टीचर्स हिडन गुडविल को अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे सब कुछ समझा दूंगा। बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? अब तुम्हें मेरे साथ लिखना है। क्यों?
व्हेन अ पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म ही इंट्रोड्यूस्ड, वो क्या क्या लाता है? कैपिटल का हिस्सा लाता है इन कैश, कैपिटल इन कैश, भैया पैसा ही लाएगा कैश में, कैपिटल ही लाएगा कैश में, और वैल्यू ऑफ गुडविल लाएगा या तो कैश में या तो इन काइंड, नॉट ब्रिंग ऑल मनी इन कैश, या तो हिडन गुडविल में ही आ जाएगा। हिडन गुडविल का मतलब जो दिख नहीं रहा है। इन तीनों केसेस को करेंगे और ये आ जाएगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। चलिए इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। एंट्रीज समझते हैं, ठीक है? एंट्रीज समझते हैं कि एंट्रीज क्या होती हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं ना, सम इंपॉर्टेंट एंट्रीज। पहली, व्हेन अ पार्टनर एडमिटेड in a firm, admitted and brings 5 lakh rupees 5 lakh rupees of capital। अच्छा अमाउंट ना डालें ना, पहले तो एंट्री सीख रहे हैं तो अमाउंट ना डालें ना, अमाउंट ना डालें। ब्रिंग्स कैपिटल and share of goodwill in cash। वर्ड देखो क्या कह रहा है, वर्ड कह रहा है क्या क्या ला रहा है, ब्रिंग्स। देखो ब्रिंग्स क्या क्या ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। किस केस में? कैश में। बात समझ में आ रही है? कैश में। क्या एंट्री होगी इसके लिए? इसके लिए एंट्री होगी, देखो फर्म में ला रहा है ना, तो हम तो एंट्री फर्म के लिए करते हैं, तो फर्म में चीज़ें आई हैं, तो क्या आया है? कैश अकाउंट डेबिट। भैया कैश आया है, किस नाम से आया है? टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के कैपिटल के नाम पे कैश आया है, और किस नाम से आया है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एक चीज याद रखना, जब भी गुडविल आएगा, गुडविल का पैसा लाएगा, तो इसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ठीक है? ये बताऊंगा मैं अगले टॉपिक में, क्योंकि अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूँ तो टॉपिक ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, मैं चाहता नहीं इतना लंबा खींचना। प्रीमियम फॉर गुडविल, बात समझ में आ रही है? अगर 5 लाख रुपए कैश लाया गुडविल कैपिटल के नाम पे और 2 लाख रुपए का गुडविल लाया, तो 5 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा? यहाँ पे कैश के नाम पे कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपए। समझ में आ रहा है जी? अरे भैया क्या लाया? कैश लाया, किस नाम पे लाया? कैपिटल और गुडविल के नाम पे लाया। और अगर गुडविल भी कैश में है पूरा का पूरा, देखो गुडविल पूरा का पूरा कैश में ला रहा है, काइंड में नहीं ला रहा। ऐसा नहीं है कि आधा पैसा गुडविल का कैश में लाया और आधा पैसा कैश में नहीं लाया। तो क्या लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? दूसरा, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन ले लेगा? कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर नहीं लेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स लेंगे। जो अरे जरूरी तो नहीं है ना कि ए बी पार्टनर है ओल्ड लोग, तो ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस करें। जैसे एक क्वेश्चन आया था ना कि ए अकेले सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेगा। बैठ जाओ रमन। हाँ, सारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे ये जरूरी है क्या? नहीं, मतलब हाँ, सेक्रीफाइस ओल्ड ही करते हैं, लेकिन सारे ओल्ड नहीं करते, इसीलिए हम यहाँ हाँ बिल्कुल। और हम निकालते नहीं है क्या? निकालते हैं ना, तब बातें ना करो यार। तो इसका अब फिर ना इसी प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को कौन ले लेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ले लेंगे। क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
याद रखना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिखना, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटना है इसको, लिख लो। दो चीजें हो गई। ये जो है ना, ये किस लिए लिखा है, इस एंट्री का हम हेडिंग लिख देते हैं ना, दूसरी इस एंट्री का मैं हेडिंग लिख देता हूं। इसका हेडिंग क्या है, इस एंट्री का हेडिंग है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज रिटन इन द अकाउंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा। ठीक है। तीसरा, ये तीसरी जो है रेयर एंट्री है, इफ अच्छा समझो, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है उस गुडविल को तो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में बांट दिया है। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इनके खाते में तो पैसा बांट दिया गया है, लेकिन अगर ये पार्टनर अपने खाते में से पैसा निकाल लें, है ना, निकाल लें, तो उसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, होगी। उसकी एंट्री क्या होगी, इफ द पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट, है ना, ये पैसा जो डाला गया वो अगर अमाउंट विड्रॉ कर ले तो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। अच्छा देखो, ये मैंने सोचा आप लोग लिख लिए होंगे, समझो। इसी के आगे समझो, मेरी बात समझो। अगर ये कह देता व्हेन अ पार्टनर एडमिटेड एंड ब्रिंग्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लिखा है, लिख देता ऐसे, ऐसे लिख देता, कैपिटल इन कैश, कैपिटल कैश में ला रहा है, लेकिन गुडविल इन काइंड ऑफ कैश। इन काइंड ऑफ कैश का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल मुंह से सुनो और दिमाग में उतारो। मान लो कैपिटल के रूप में 2 लाख रुपए लाने थे, तो इसने 2 लाख रुपए कैश ला दिए कैपिटल के रूप में, और जब इससे बोला गया कि आप अपनी गुडविल का पैसा दो, तो जो नया पार्टनर आया है उसने बोला कि कितना चाहिए, तो ओल्ड पार्टनर से बताया कि देखो यार, गुडविल का जो तुम्हारे पैसा होगा वो 1 लाख रुपए होगा। समझ रहे हो, गुडविल लानी कितनी थी, 1 लाख रुपए लानी थी, समझ रहे हो ना, गुडविल लानी थी 1 लाख रुपए कैश में, लेकिन इसने 1 लाख रुपए कैश में नहीं लाया। इसने मान लो अगर 25,000 रुपए कैश में लाया और 75,000 रुपए कैश में नहीं लाया, तो एंट्री क्या करेंगे, समझ गए। मान लो कैपिटल लाया इसने 2 लाख रुपए, गुडविल लानी थी 1 लाख, लाया है 25,000 रुपए इन कैश, 25,000 इन कैश और 75,000 नॉट ब्रिंग इन कैश। मैंने लिख दिया 25,000 कैश में ला रहा है, लेकिन 75,000 कैश में नहीं ला रहा है, लाना 1 लाख था। तब एंट्री कैसे होगी, यहीं पे कर लो, इसके बाद तुम्हारा पूरा केस खत्म, गुडविल का ट्रीटमेंट का केस ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिटरली कैश आया है कितना, नया पार्टनर का कैपिटल कितना है जी, 2 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है, 25,000। आप कहोगे कि सर प्रीमियम फॉर गुडविल तो इसका 1 लाख है ना, नहीं, जितना कैश में लाया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो सर ये 75,000 का क्या होगा, 75,000 का यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे, ये कैश में काम नहीं होगा, कैश में जितना लाया उतना ही तो एंट्री करेंगे ना। बात समझ में आ रही है भैया, ये जितना कैश लाया है
उतने की ही तो एंट्री की जाएगी, और बाकी जो नहीं लाया उसकी अलग एंट्री की जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में मात्र 25,000 लाना था, 1 लाख लाया 25,000 है, 75,000 की एंट्री कहाँ होगी? दूसरे में होगी। दूसरे में क्या होगी? दूसरे में थोड़ी लंबी एंट्री होगी। देखो कैसे, इसको मिटा देता हूँ। देखो, when premium for goodwill is written in the account of sacrificing partners capital account, if new partner only brings 25,000 rupees in cash and not brings rupees 75,000, $25,000 कैश में नहीं लाता, सिर्फ और सिर्फ 25,000 कैश में लाता है, 75,000 कैश में नहीं लाता, तो क्या एंट्री होगी? तब एंट्री होगी, देखो जितना कैश में ला रहा है यानी कि ये वाला, उतने के लिए क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना कैश में ला रहा है उसके लिए तो एंट्री यही होगी ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और जितना कैश में नहीं ला रहा है उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री पड़ेगी, नहीं सॉरी, उसके लिए दूसरी एंट्री पड़ेगी, कॉन्ट्रा नहीं पड़ेगी, उसके लिए क्या पड़ेगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू में वही एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना यहाँ पे नए पार्टनर का करंट अकाउंट है और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। अब आप कहोगे कि सर करंट अकाउंट तो तब खुलता है जब कैपिटल फिक्स्ड हो पार्टनर्स का, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड रहे चाहे फ्लक्चुएटिंग रहे, दोनों के मामले में अगर कुछ पैसा नॉट ब्रिंग इन कैश है तो खुल जाएगा ये करंट अकाउंट। और ये बटेगा किस में? डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक चीज और है, इसके बाद अगर पार्टनर्स चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं। जितना पार्टनर्स को पैसा दिया गया, भाई पार्टनर को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसा दे दिया, किसका दिया? प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा दिया, तो निकाल सकते हैं, लेकिन वही पैसा निकाल सकते हैं जो कैश में लाया गया है, यानी कि 25,000 का ही निकाल सकते हैं। जो कैश में लाया नहीं गया उसका कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। एक बात और, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि इसको लाना था 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर और इसने पूरा का पूरा पैसा ही नॉट ब्रिंग इन कैश, पूरा का पूरा पैसा ही पैसा नहीं लाया? हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो जब वो बिल्कुल हो सकता है तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो लाएगा। लेकिन ये एंट्री फिर नहीं होगी क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं आया। उसी की बात, जब ये एंट्री नहीं होगी तो क्या ये एंट्री होगी? ये एंट्री भी नहीं होगी। लेकिन फिर कौन सी एंट्री हो जाएगी? यही न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चंस आज नहीं लगाए हैं, कल क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, और कल आप पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। थैंक यू।